माँ के लिए 2 शब्द और लिए गए योगिनी के अंदर, गर्भभक्षा और शिशुघ्ना, जिसका अर्थ होता है शिशु को मार डालने वाली और गर्भ को खा जाने वाली। कोई मदर जिसका बेबी बॉर्न हुआ, उसने 4 महीने का बच्चा था तो उसको ऊपर से फेंक दिया, ऐसा आता है ना, कई बार खबर आती है ऐसी। वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोग एज अ सोसाइटी इस बात को रिकॉग्नाइज अभी करने में पीछे हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत रियल चीज है। इतनी मदर्स मेरे पास आई हुई, कोई बिल्कुल चेहरा थका हुआ, बिल्कुल कई दिनों की सोई नहीं हो, बिल्कुल टायर्ड, और उनसे पूछो 1-1 घंटे में फीड करा रही हो, टाइमर, घड़ी, 1-1 घंटे का अलार्म, ये कहीं नहीं है, ये गलत है। दूध बच्चे के शरीर की खुराक नहीं है, दूध बच्चे की आत्मा की खुराक है। बोतल की कोई स्टेज नहीं है। आप बोतल ला रहे हैं का अर्थ है कि आप घर में बीमारी ला रहे हैं। बेबी ऑयल के नाम पे जो भी कचरा बाजार में मिलता है वो एक्चुअल में ग्रीस होता है, जो कि बैटरी पे लगाया जाता है। बेबी वूम में था, मदर का कनेक्शन उससे बिल्ड हुआ ही है, लेकिन फादर किस तरह से वो कनेक्शन बिल्ड कर सकता है? पिता ही कंसीव करता है, पिता ही सोल को इन्वोक करता है। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। हेलो सर, बहुत स्वागत है आपका एपिसोड में। धन्यवाद सर, जैसे आज हम बात करने वाले हैं कैसे एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न मेंटल साइंस मिलकर न्यूबॉर्न केयर को कितना ज़्यादा पावरफुल, इफेक्टिव और नर्चरिंग बनाती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी, ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं आजकल हम ये जनरेशन में देख रहे हैं कि बिल्कुल मदर्स जो है वो खुद डिनाई कर रही हैं ब्रेस्ट मिल्क को, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट्स आ जा रहे हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? बहुत से मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं इस बारे में, और उसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम ये मानते हैं कि जो दूध है वो बच्चे की खुराक है। ये थॉट ही गलत है। दूध बच्चे के शरीर की खुराक नहीं है, दूध बच्चे की आत्मा की खुराक है। सो द मिल्क इज नॉट न्यूट्रिशन, मिल्क इज नर्चर। मिल्क एक प्रकार से लिक्विड रूप में अमृत है जो उसको मिल रहा है। मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मिल्क की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो जो जिस चीज़ से बना हुआ है, जो शुगर, प्रोटीन, लिपिड जो उसके अंदर रेशियो है, वो इतना स्पेसिफिक है ह्यूमंस के लिए कि वो ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बहुत से इन्फेक्शंस के प्रति। तो वो अब अगर हम सिर्फ ये मानेंगे कि मिल्क जो है बच्चे को खुराक प्रोवाइड कर रहा है, खुराक तो आप शक्कर में पानी मिला के दे दो उससे प्रोवाइड हो जाएगी, वो लॉजिक नहीं है। सो ये हमको समझना होगा कि जो मिल्क है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, उसको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पूरा ग्रोथ देता है बच्चे को। और उसमें इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर IgA फैक्टर्स हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं, लाइव एंटीबॉडीज़ हैं। शुरू में जो दूध आता है इसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, खींस कहते हैं। तो वो मिल्क गाढ़ा वो ज़रूरी होता है मदर के लिए, क्योंकि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मिसकंसेप्शंस क्या है? पहला मिस तो यही हो गया मिथ कि है ना, सिर्फ दूध है और दूध खुराक देता है, तो खुराक तो फिर आप कहेंगे कि चलो गाय का दूध दे दें, चलो डेयरी का दूध दे दें, चलो डब्बे का दूध दे दें। तो ये मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक ये है कि बहुत सी मदर्स मोटिवेटेड इनफ नहीं होती, और मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानता। सोशल सिस्टम के अंदर ये मान लिया जाता है कि है ना भाई, होल जनरेशन एक्चुअली एग्जिस्ट इन इंडिया जिसने ब्रेस्ट फीड डिनाई किया है अपने बच्चों को। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम, अगर आपको ध्यान हो, हमारे चाइल्डहुड में ध्यान है, बहुत से फीडिंग बॉटल्स के ऐड आते थे, फीडिंग सब्सटीट्यूट्स जिनको इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट कहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स आते थे। तो खैर बाद में सरकार सचेत हुई और उसको रोका। उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि दूध को तो किसी भी चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है, और एक मिथ मदर्स को ये हो गया कि शायद इससे हमारा बॉडीली प्रपोर्शन या हमारी बॉडी में शेपन हो जाएगी। तो ये सब मिथ सब चैलेंज हो चुके हैं, और इतना इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस है, इतना साइंटिफिक एविडेंस है। और आज की जनरेशन जो आप कह रही हो तो हमसे कहीं ज़्यादा जानती है, तो वो तो एक्सेस करके देख सकती है। तो ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। हमें ये पता चल चुका है सारी मेडिकल साइंस में, ये प्रूवन बियॉन्ड फैक्ट है कि ह्यूमन ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ब्लड की जगह ब्लड ही देना पड़ता है आपको, और कुछ आप दे नहीं सकते, काम नहीं करता। उसी तरह एक्चुअल में ह्यूमन मिल्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ह्यूमन मिल्क की जगह ह्यूमन मिल्क ही आइडियल रिप्लेसमेंट है। तो उसके लिए आजकल आपने मिल्क बैंकिंग वर्ड सुना होगा, जहाँ पे जो मदर्स, नर्सिंग मदर्स होती है, उनका जो अगर एक्स्ट्रा मिल्क होता है तो वो उसको वहाँ डोनेट कराती हैं। और फिर जो नीडी बेबीज़ होते हैं, किसी कारण से प्रीमेच्योर है, मदर के लैक्टेशन फेलियर है या कोई और कारण से उनको मिल्क नहीं आ रहा, तो वो केस में वो मिल्क उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि ह्यूमन मिल्क का सप्लीमेंट अगर किया जा सकता है, ह्यूमन मिल्क से ही किया जा सकता है, किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता।
मैं कई बार जब मदर से बात होती है उनको ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ, और बताता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों स्तनपान मनुष्य का ही दूध मिले। इतने इतने मैमल्स होते हैं, 6000 करीब वैरायटी है मैमल्स की। तो सोचें आप, हर मैमल अपने बेबी को अपना ही दूध पिलाता है, और सब मैमल की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो वेल भी दूध पिलाती है, डॉल्फिन भी दूध पिलाती है, चमगादड़ जो उल्टा लटकता है वो भी दूध पिलाता है। कितने मैमल्स हैं संसार भर में, सबके मिल्क की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग उसकी विशेषता है। इसी तरह ह्यूमन मिल्क की एक विशेषता है, वो ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है, वो ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाता है, ह्यूमन को अदर स्पीशीज़ के मुकाबले स्मार्ट बनाता है। तो इसलिए ह्यूमन मिल्क इंडिस्पेंसिबल है, उसका कोई और रिप्लेसमेंट है ही नहीं। बच्चे के लिए अगर एकमात्र अच्छा कार्य आप कर सकते हैं न्यूबॉर्न के लिए, तो वो यही है कि उसको ब्रेस्ट फीड कराएं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी सब चीज़ छोड़ के सेकेंडरी है सारी सब चीज़। सो दिस इज द प्राइमरी थिंग विच नीड्स टू बी डन। बिल्कुल सर, इसलिए उसको फर्स्ट वैक्सीन भी बेबी की कहा जा रहा है। एब्सोल्युटली। मेरे पास मदर्स आती हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आप वैक्सीन लगवा, बर्थ पे ही लगता है वैक्सीन शुरुआत में, तो फिर उसके बाद 1.5, 2.5, 3.5 जैसे भी लगते, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप वैक्सीन लगवाएंगे, उस पर कॉस्ट भी लगाते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, और इतने सचेत भी रहते हैं कि उनको वैक्सीन लगवाना है। तो वो वैक्सीन जो है वो 2, 5, 8 बीमारी से बचाते हैं। जो ह्यूमन मिल्क है कम से कम 200 बीमारी से बचाता है। वाह। तो वो फर्स्ट वैक्सीन है, वो पहले देना है ना, वो प्रायोरिटी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि सक्सेसफुल लैक्टेशन, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको इंश्योर कीजिए। इवन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ में भी हम हमेशा ये बात कहते हैं कि मदर इज़ कंफर्टेबल एंड सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, डिस्चार्ज क्राइटेरिया है न्यूबॉर्न का। अगर एक मदर बच्चे को ठीक से फीड नहीं करा पा रही या बच्चा ठीक से फीड नहीं ले पा रहा, तो हमें ये इंश्योर करना है कि ऐसा हो, उसके बिना डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि न्यूबॉर्न केयर के लिए। मैंने ना वेट नर्सिंग के बारे में सुना है, तो ये क्या है? वेट नर्सिंग का अर्थ होता है कि जो मदर फीड कराती है वो सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे बेबीज़ को भी फीड कराती है। तो पुराने समय में अगर आपने एक शब्द सुना होगा धाय माँ या धात्री, तो धाय माँ, अगर मैं तो मेवाड़ का हूँ, तो प्रसिद्ध किस्सा है चित्तौड़ का पन्ना धाय का, आपने किस्सा सुना होगा, जिन्होंने अपने खुद के बच्चे को राणा उदय सिंह को बचाने के लिए लिटा दिया था और बनवीर ने उन्हें मार दिया था। सो धाय माँ का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर किसी मदर को ऐसा लगता था किसी कारण से मिल्किंग कम है, तो वो केस के अंदर वो टाइम पे जो नर्सिंग मदर्स होती थी ऑलरेडी, जिसके स्वयं के बेबी होता है और जो फीड करा रही होती है, उसको रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप इस बच्चे को भी फीड करा दो। सो नॉट ओनली शी यूज्ड टू टेक केयर, वो सिर्फ बच्चे का ध्यान रख रखाव नहीं करती थी, वो उसको अपना दूध भी पिलाती थी, तो उसे धाय माँ कहा जाता था। तो वेट नर्सिंग का कॉन्सेप्ट ये था। तो तभी मैं कई बार जब लोग कहते हैं कि हम गाय का दूध दे दें, भैंस का दूध दे दें, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप सोचें पुराने ज़माने में राजा महाराजा थे, तो वो तो उनको तो कोई चीज़ की कमी तो थी नहीं, वो चाहते जिस जीव का दूध मंगा सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो लोगों के टाइम में भी ये व्यवस्था थी कि नहीं, वेट नर्सिंग करो, फिर धाय माँ का दिलाओ। उस टाइम भी आप सोचें कि 1000 years बैक भी ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी प्रकार से अगर मिल्क नहीं मिल पा रहा, तो अनदर ह्यूमन who is actively nursing should take part in this and should feed my baby। सोचें आप, तो क्योंकि ये पता था कि ह्यूमन मिल्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में कुछ इन्फेक्टेड डिजीजेस फैली, वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है, सिफिलिस और इस तरह की बीमारियां फैली। वो बीमारियों में पाया गया कि वो बीमारियां क्रॉस नर्सिंग की वजह से फैलने लगी, तो उसके बाद ये थोड़ा डिसरिप्यूट में चला गया और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बंद हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ह्यूमन मिल्क के रिप्लेसमेंट को बंद कर देंगे, वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। और अब आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी और सुना देता हूँ कि मेरी मदर हैं, तो कई बार उनसे डिस्कशन होता था, तो बताती थी कि जिस फैमिली में वो थी, बड़ी जॉइंट फैमिली थी, तो उस बड़ी जॉइंट फैमिली में मल्टीपल वुमेन एट द सेम टाइम वर नर्सिंग किड्स। किसी का बेबी 2 महीने का, किसी का 4 का, किसी का 5 का, किसी का 7 का। तो वो जो बहुएं थी घर में काम कर रही होती थी, तो और बच्चे भी काफ़ी थे घर में, क्योंकि बड़ी जॉइंट फैमिली थी। तो कोई बच्चा रोया तो किसी ने दूध पिला दिया। ये फुर्सत थोड़ी होती थी कि तेरा बच्चा रो रहा है जा तू दूध पिला, ये नहीं था। आप सोचें एक फैमिली के नॉर्म्स कि बेबी क्राई कर रहा है, मैं दूध पिला दी हूँ, मेरे दूध आ रहा है, मैं पिला रही हूँ, तो मैं तुम्हारे वाले को पिलाऊँ, अपने वाले को पिलाऊँ। और क्योंकि कोई रसोई में है, कोई कुछ और कार्य कर रही है, तो अब उसका नतीजा आप देखें कि जो हमारी फैमिली है कज़न्स की, मेरी मदर ही बताती है, कज़न्स इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि दे आर मोर देन रियल ब्रदर सिस्टर्स, बिकॉज दे हैव एक्चुअली शेयर्ड देयर मदर्स मिल्क। सो ये आप सोचें, एक जिसको हम जॉइंट फैमिली, जिसको हम परिवार एक इकाई, और जिसको हम फैमिलियल सिस्टम की बात करते हैं, वो सब इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में आपको मिलता था कि भाई एक ही मदर पे दूध पिए हुए बच्चे हैं, तो वो एक जैसे उनकी बॉन्डिंग आपस में, एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव, तो ये सब चीज़ जो है ये हमारे ऑलरेडी सोशल फैब्रिक के अंदर था, वेल निट था। बट धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके हमने बहुत सी चीज़ें खोई, अंग्रेजी प्रभाव में जो कुछ हमने खोया उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है।
जी। सर हम सब्स्टिट्यूट्स की जैसे बात करते हैं तो आजकल इतने ज़्यादा मिल्क पाउडर्स हैं, मतलब बच्चों के लिए एक तरीके से मार्केटिंग बिजनेस जो है वो बना दिया गया है। मिल्क पाउडर्स इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं ये बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक न्यूबॉर्न को देना, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है मदर मिल्क बच्चे के लिए, वहीं अगर हम उसके सब्स्टिट्यूट में ये सारे प्रोडक्ट्स को बच्चे पर यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे की लाइफ में पैदा होते ही, ये बहुत नुकसानदायक है। और अब तो प्रूवन है, अब ये तो साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि ये सब डैमेज करती हैं बच्चे को। आप सोचें कि बच्चा जब निकलता है माँ के पेट से बाहर तो उसका एक नेचुरल माइक्रोबायोम है, उसके आसपास फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो सारा डैमेज कर देते हैं। आप ऊपर का दूध देंगे तो उसको एक तरह से एलर्जन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी के अंदर, और जो उसको प्रोटेक्टिव लेयर मिलनी चाहिए थी मदर्स मिल्क की वो उसको मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग रन में, और अभी आप को आश्चर्य होगा जान के कि काफ़ी रिसर्चेज ये बता रही हैं कि जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी होते हैं, एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है कि 6 माह तक बालक को सिवाय स्तनपान के और कुछ ना कराया जाए। तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं उनके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अर्थात डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी रिलेटेड इलनेसेस ये सब नहीं होती हैं या नहीं के बराबर होती है। इवन डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये सबके लिए पाया गया है कि जो मदर्स मिल्क है वो एक प्रकार से उसको भविष्य में आने वाली, तो एक प्रकार से जो एक व्यक्ति को 60-70 साल की उम्र पे जो बीमारियां होनी है उनका भी प्रोटेक्टिव की जो है, उनका जो रामबाण इलाज है वो माँ के दूध के रूप में ऑलरेडी प्रकृति ने उसे दिया हुआ है। वो तो हम डिनाई कर रहे हैं उसको, और फिर बाद में हम परेशान हो रहे हैं कि इसको अमुक बीमारी क्यों हो गई, अमुक बीमारी क्यों हो गई। वो इस वजह से हो गई क्योंकि आपने उसको मदर मिल्क डिनाई किया। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, मैं अपनी सब उनको पेरेंट्स को जो वुड बी मदर्स होती हैं और बाद में जो डिलीवर होती हैं उनको एक कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो स्तनपान है और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नो ब्रेनर है, अर्थात उसमें ज़्यादा आपको बुद्धि नहीं लगानी है, इंस्टिंक्टिवली जाना है। तो मैं उनको ये बात समझाता हूँ कि आप बाहर सड़क पर निकल के देख लो, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, सब जानवर, चिड़िया हैं, सब घूम रही। तो इनमें बहुत से जानवर स्तनपायी जानवर हैं जो अपने बच्चों को मिल्क देते हैं अपना। अब आप बड़ी स्ट्रेंज बात ये देखिए कि वो नाली में फेंका हुआ तो पानी पीते हैं, फेंका हुआ खाना खाते हैं, और वो एनवायरनमेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आप पोल्यूशन में रह रहे हैं, वैसा ही पोल्यूशन उनके लिए भी है, वो पोल्यूटेड खाना खा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंजली उनके अंदर वो सब बीमारियां नहीं हैं जो सब बीमारियों से ह्यूमन काइंड जूझ रही है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कारण उसका ये है कि आपने जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का होता है वो डिनाई किया हुआ है। और संसार में कोई भी और जीव अपने बच्चे को दूसरे जीव का दूध नहीं पिलाता है। अब कोई जानवर चिड़ियाघर में बंद हो तो अलग बात है, बाकी नेचुरल में कोई भी एनिमल दूसरे को मिल्क नहीं देता है अपना, सब एनिमल अपना मिल्क पीते हैं। उनके अंदर उनके गुणों का विकास होता है। तो हम लोगों ने ह्यूमंस को वही डिनाई कर रखा है। तो ह्यूमंस के अंदर जो इतनी एक बेचैनी, अशांति और घबराहट है ना, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वी हैव अ जनरेशन ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली बीन डिनाइड ब्रेस्ट फीडिंग, एंड समडे दिस इज गोइंग टू रियली टेक अ बिग शेप ऑफ अ बिग स्टडी इवेंचुअली, कि किस प्रकार से उससे हमने पूरा डिरेल कर दिया है पूरा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जी। सर आजकल मदर्स ना मतलब अपना ब्रेस्ट मिल्क को बच्चों से हटवाना चाहती हैं और तुरंत के तुरंत उनको बॉटल्स जो हैं वो उनको देने देती हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगी जो आजकल मदर्स इस चीज़ पे फोकस करें कि नहीं बच्चे को आदत लग जाएगी ब्रेस्ट मिल्क की, तो जल्द से जल्द बॉटल मिल्क उनको पिलाने लग जाते हैं। तो ये मिथ मदर्स के अंदर जो है ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है? ये तो बहुत ही हार्मफुल है। मेरे एक प्रोफेसर थे तो वो एक बात बड़ी अच्छी कहा करते थे। वो कहते थे अगर अभी तुम ये वाली बॉटल लगा दोगे तो बाद में फिर वो वाली बॉटल लग जाएगी, और लास्ट में फिर वो जो इंजेक्शन IV फ्लूइड वाली बॉटल है वो लग जाएगी। जी। तो मैं उनको ये बताता हूँ पेरेंट्स को कि कोई स्टेज ही नहीं है। देयर इज़ नो स्टेज ऑफ बॉटल फीडिंग, ब्रिंगिंग अप ऑफ अ चाइल्ड के अंदर बोतल की कोई स्टेज नहीं है। आप बोतल ला रहे हैं का अर्थ है कि आप घर में बीमारी ला रहे हैं, बीमारी को बुला के ला रहे हैं, न्योता दे के आप घर लेके आ रहे हैं। बॉटल की कोई स्टेज नहीं है। जब वीनिंग भी शुरू की जाती है या टॉप मिल्क बच्चे को दिया जाता है बाद में, वीनिंग की स्टेज के बाद में, तो उसको कहा जाता है कटोरी चम्मच से पिलाओ, गिलास से पिलाओ। बॉटल की कोई स्टेज नहीं है। बॉटल के एक तो फिजिकल नुकसान ये होता है कि बॉटल का निपल इस तरह से शेप्ड होता है कि वो रिकरेंट URIs, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अर्थात पीछे के कान के हिस्से के और इधर थ्रोट के पीछे जाके बार बार इन्फेक्ट करता है। रिकरेंट बच्चे को खांसी जुकाम बुखार कॉज करता है, तो उसका पहला कारण है। दूसरा, बॉटल फीडिंग से ये पाया गया कि जॉ पूरा डेवलप नहीं होता। आप देखेंगे आज के ज़माने में हम लोग खर्राटे की कितनी प्रॉब्लम थी, स्लीप एपनिया, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा ह्यूमन जॉ रिड्यूस हुए जा रहा है धीरे धीरे। और सबसे फंडामेंटल बात, जब बेबी मदर के ब्रेस्ट पे सकल करता है तो उसकी जो साइकिल ऑफ फीडिंग होती है उसको कहते हैं सक स्वलो ब्रीथ।
सक स्वलो ब्रीथ, दूध को खींचता है, अंदर घटकता है और सांस लेता है। ये एक सिस्टम है। अब जब बच्चा बॉटल पे लेता है तो उसके अंदर उसको शकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बोतल से दूध टपकता है, उसको सिर्फ स्वलो ब्रीथ करना होता है। अब होता क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को 2-3 दिन भी मुश्किल से अगर अपने उसको बॉटल मिल्क पे कर दिया, तो अब उसको रीस्विच ब्रेस्ट पे नहीं कर सकते। बच्चा आलसी हो जाता है, उसको लगता है ये अच्छा है, दूध आ रहा है मेरे मुंह में, मुझे सिर्फ घटकना है, मुझे मेहनत करनी ही नहीं है। तो उसका नुकसान पेरेंट्स को क्या दिखता है, बच्चा वेट गेन कर रहा है। डेफिनेटली बच्चा वेट गेन कर रहा है, क्योंकि उसको सकलिंग के अंदर जो एनर्जी लगानी थी वो लगा ही नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ तो उसने लूज़ कर दी। लेकिन पेरेंट्स बड़े राजी हैं कि अरे बच्चा वेट गेन कर रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका नुकसान उसका टोटल ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स बनने थे सक स्वलो ब्रीथ के, वो नहीं बन पा रहे। दूसरा, उसकी जो ऑप्टिमल ग्रोथ होनी चाहिए थी। इसीलिए ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स का जो ग्रोथ चार्ट होता है वो फार नेचुरल और फार साइंटिफिक होता है कंपेयर टू बॉटल फेड का। बॉटल फेड बिल्कुल फूल जाते हैं, वो एक्सेस वेट गेन करते हैं, तो पेरेंट्स खुश होने लग जाते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। क्योंकि आप अगर इन्फेंसी में ही मोटापे की जड़ को क्रिएट कर दोगे तो वो आगे तक आप दुख पाएंगे, बच्चा बड़ा होकर भी दुख पाएगा। तो ये सब आपको, तब मैं उनको समझाता हूँ कि आप समझें, आप इस समय आप इम्यूनिटी के लिए, हमारे पास लोग आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि दवाई दे दीजिए जिससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। अरे दूध पिलाइए माँ का, वो पहली चीज़ है इम्यूनिटी की, उसको तो आपने छोड़ रखा है, उस पर तो आप फोकस ही नहीं कर रहे और आप इम्यूनिटी के लिए दवाई मांग रहे हैं। सो जितना हो सके नेचुरल सी जितनी प्रिजर्व की जा सके, सो वन डेफिनेटली इज़ ह्यूमन मिल्क। तो वो सबसे पहले हमको इंश्योर करना है, ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन टच, सनलाइट, नेचुरल ऑयल्स, ये सारी इतनी फंडामेंटल बातें सब मिस कर जाते हैं इनको। सर, बॉटल फेड आपने बताया कि किस तरीके से जो है ब्रेस्ट फीडिंग में एक तरीके से लोग गलत कर रहे हैं इस चीज़ को, तो जो डोंट्स हैं वो कर रहे हैं, तो और क्या क्या डोंट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, उसके बारे में जानना तो पहला डोंट तो ये है कि सबसे बड़ी गलती तो आई डोंट नो ये कहाँ से ओरिजिनेट इसका सोर्स है। इतनी मदर्स मेरे पास आई हुई, कोई बिल्कुल चेहरा थका हुआ, बिल्कुल कई दिनों की सोई नहीं हो, बिल्कुल टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और उनसे पूछो कि सर दूध नहीं आ रहा। फिर मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ऐसा कैसे कह रही हैं? तो कहती हैं, साहब मैं तो मिल्क बच्चा आता नहीं है, कितने में फीड करा दी, 1-1 घंटे में फीड करा रही हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ 1-1 घंटे में ये आप कहाँ से ले आई? कि नहीं साहब हमें तो किसी ने बताया था और हम तो 1-1 घंटे का अलार्म लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं 1-1 घंटे के लिए, डिमांड फीडिंग करानी है आपको। हाँ, 4-5 आवर्स के बियॉन्ड अगर हो जाता है और अगर कोई अदर मेडिकल रीज़न है प्रीमेच्योर और उसके अंदर अलग बात, में आई एम टॉकिंग फॉर अ नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न, तो 4-5 आवर्स के बियॉन्ड हो जाए और बच्चा सो रहा हो तो आप जगा के दूध पिलाएं। बट टाइमर, घड़ी, 1-1 घंटे का अलार्म, ये कहीं नहीं है, ये गलत है और बहुत लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और मैं स्ट्रिक्टली मना करना चाहता हूँ, क्योंकि आएगा नहीं, फिर आप एंक्शस हो जाएंगे। आप एंक्शस हो जाएंगे तो किसी भी तरह की एंग्जाइटी होगी वो मिल्किंग को डिले करेगी, सप्रेस करेगी। तो ये आपको डिमांड फीडिंग करानी है। एंड हाउ टू नो वेदर द बेबी इज फीडिंग एडिक्वेटली इज यूरिन आउटपुट कम से कम 4 to 5 टाइम्स इन 24 आवर्स होना ही चाहिए, बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन बेबी के अंदर तभी होगा जब बच्चे ने एडिक्वेटली मिल्क लिया, वरना यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स, उससे ज़्यादा कितना भी हो। एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे को जब आप फीड कराते हैं तो बच्चा जो है वो फीड लेने के बाद यूजली ब्रेस्ट फीड के ऊपर कम सोता है, जल्दी जगता है, क्योंकि माँ का दूध जो है सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, जल्दी जग जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसके अंदर, ब्रेन जल्दी बनता है बच्चे का। वहीं पे अगर आप ऐसा मिल्क पिलाएंगे जो अदर स्पीशीज़ का है, पर्टिकुलरली भैंस का, गाय का या टॉप मिल्क है, तो उसमें बच्चा जो है सोया रहता है। तो यूजली क्या है, माँ भी आलसी हो जाती है, उसको लगता है अच्छा रात को दूध पिलाया, बच्चा 5 घंटे 6 घंटे सो गया, अब मुझे इसको देखना भी नहीं पड़ा, तो मैं तो रात को तो टॉप मिल्क दूंगी दूंगी। कितनी बार पेरेंट्स जिद करते हैं, मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बॉडी, आपकी ब्रेस्ट और बेबी, ये तीनों इतने आइडियल यूनिसन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन या जुगलबंदी में काम करते हैं। जितना मिल्क बच्चे को रिक्वायर्ड होता है उतना मिल्क बच्चा बॉडी को स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस कर लेता है, बशर्ते आप बीच में इंटरवीन ना करें। इंटरवीन अर्थात आपने ऊपर का दूध दे दिया, तो मान लीजिए बच्चे को 60 ml दूध रिक्वायर्ड है, अब आपने 40 ml दूध ऊपर से दे दिया, तो नेक्स्ट फीड में बच्चा 20 ml ही लेगा, तो आपकी मिल्क आउटपुट अपने आप कम पड़ती चली जाएगी। आप महीने 1.5 महीने बाद आएंगे, आप बोलेंगे हमारा तो दूध आना ही बंद हो गया। बिल्कुल नेचुरल बातें बंद हो जाए, क्योंकि आपने उसको सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, साइंटिफिक नहीं था सप्लीमेंट करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए मदर्स को। तो मैं उनको कई बार मजाक में ही बात कहता हूँ कि जिस ईश्वर ने बच्चे को पैदा किया, वो ईश्वर एक घड़ी भी साथ में दे देता कि इस घड़ी को देख करके इसको दूध पिलाना है, वो तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए डिमांड फीडिंग करा। अच्छा, फिर मैं उनसे कहता हूँ एक बात बताएं कि घोड़े के ही बच्चा पैदा होता है, गाय के भी होता है, हिरण के भी होता है, शेर के भी होता है, तो वो सब वो कौन
कौन सी घड़ी काम में लेते हैं? इंस्टिंक्ट, ह्यूमन बॉडी इंस्टिंक्ट, आपको पता है, आप माँ हैं, आप जानती हैं ऑलरेडी, अब बच्चा रोएगा तो आप दूध पिला देंगे उसको। एंड प्लस मैंने आपको साइंटिफिक बता दिया कि अगर उसको यूरिन आउटपुट एडिक्वेट आ रहा है तो मिल्क एडिक्वेट आ रहा है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। जी। सर, हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने बेबी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिव वे में, वो हमने बात की। मैं जानना चाहूँगी मदर्स को किस तरह ये हेल्प करता है, मदर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट? मदर्स को तो ये इतना आश्चर्यजनक तरीके से हेल्प करता है कि लोगों को पता नहीं है कि मदर के लिए इतना बेनिफिशियल है। पहली बात तो ये कि मदर की बॉडी में जो फैट इकट्ठा होता है मिल्क बनाने के लिए, जो ब्राउन फैट जिसको कहते हैं, तो वो मोबिलाइज सिर्फ और सिर्फ फीडिंग से होता है। ओके। तो अब क्या मदर्स को मैं देखता हूँ स्ट्रगल करते हुए कि वो बाद में है ना कि वो हमारा प्रेगनेंसी के बाद बॉडी अजीब सा हो गया और फैट डिपॉजिट हो गया, तो उनको ये नहीं पता कि इतना साइंटिफिक है कि अगर आप, इसीलिए मैं इसको जो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी होते हैं, इनको 4th ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहा गया है। प्रेगनेंसी खत्म नहीं हुई है, प्रेगनेंसी अभी और चालू है 6 महीने तक, बेबी बाहर आया है, बस सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये हुआ है। तो 4th ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्यों है? क्योंकि वो टाइम पे भी बेबी केयर चाहिए, उसमें सक्सेसफुल लैक्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोअर ब्रेस्ट का, बैक का, इनर थाइस का जो फैट इकट्ठा होता है, वो फैट मोबिलाइज ही फीडिंग से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। आप किसी भी जिम में चले जाओ और कोई भी एक्सरसाइज कर लो। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि आप अगर अपना प्री प्रेगनेंसी वेट गेन करना चाहती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा ही उस स्टेज पे पहुंच जाएंगी, बिना अपने बेड से भी हिले। इट्स इक्वलेंट टू गोइंग टू अ जिम। जब आप वो कर रही हैं तो आपको कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है 6 महीने तक, उससे आपका वो फैट सारा मोबिलाइज हो जाएगा। और वो बॉडी ने इतना अच्छी व्यवस्था करी है कि कई बार मदर्स को लगता है कि हमने दूध नहीं पिया, हमारे दूध नहीं आएगा। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि गाय तो कोई दूध नहीं पीती, वो तो घास खाती है। आप अपना न्यूट्रिशन लें, बॉडी अपने आप में एक मिरेकल है। बायोलॉजी जो है, समुद्र के किनारे नारियल का पेड़ होता है, तो नारियल का पेड़ तो समुद्र का पानी खींचता है, लेकिन उसमें से तेल भी निकल जाता है और उसमें से अच्छा पानी भी निकल जाता है। तो वो कैसे बायोलॉजी कन्वर्ट करना जानती है। आपकी बॉडी आपके न्यूट्रिशन को मिल्क में कन्वर्ट करना जानती है। तो ये कोई टंकी नहीं है कि हमने ऊपर पानी भरा तो नीचे पानी आएगा, ऊपर दूध डाला नीचे, ऐसा नहीं है। वो आप न्यूट्रिशन लीजिए, बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेगी। और अगर आप उसको फीड नहीं कराएंगे तो कुछ भी कर ले, वो आपकी बॉडी से मोबिलाइज नहीं होगा। तो पहला असर तो ये हुआ कि बॉडी को बैक टू द एक्चुअल एनाटमी विच एग्जिस्टेड प्री प्रेगनेंसी, वहाँ पहुँचा देता है, पहला बेनिफिट है। दूसरा बड़ा बेनिफिट कि मदर्स को करीब 7 तरह के कैंसर्स अननोन है उन मदर्स में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, अर्थात 6 माह तक सिर्फ स्तनपान। तो जो बच्चे को, अपने न्यूबॉर्न बेबी को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको वो कैंसर्स ही नहीं होते। नेचुरल प्रोटेक्शन है आपका कैंसर के अगेंस्ट। तीसरी बात, बहुत सी साइकोलॉजिकल चीज़ों में प्रिवेंट करता है, मेंटल हेल्थ एडिक्वेट रखता है, बॉन्डिंग में हेल्प करता है, इमोशनल में हेल्प करता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो आप बेबी को जब फीड कराती हैं तो ये जो आपका जो फैट इकट्ठा हुआ है, अगर आप इसको नहीं कराएंगी तो कई बार बड़ी रेयरली ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर ब्रेस्ट में नोड्यूल्स बन जाते हैं, मदर को फीवर आने लग जाता है, इन्फेक्ट हो जाती हैं, ब्रेस्ट एब्सेस बन जाते हैं, उनको ड्रेन कराना पड़ता है, तो पूरी एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तो इट इज़ एक्चुअली रियली बेनिफिशियल फॉर द मदर इन अ लॉट ऑफ सेंसेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब प्रकार से बेनिफिशियल है। लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं लोग बाग, वो सोचते हैं कि अब इससे हमको कोई नुकसान हो जाएगा ब्रेस्ट फीड कराने से। फिर बच्चे को बहुत बेनिफिट करता है, इवन मदर्स को भी। इट हैज़ बीन फाउंड, एक इंटरेस्टिंग मैंने नई स्टडी देखी थी कि ब्रेन को रीवायर करने में न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मदर के अंदर आती है वो लैक्टेशन के दौरान हार्ड वायर होती है, अर्थात मदर को एक प्रकार से ब्रेन को परमानेंटली चेंज कर देती है सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की एक्सरसाइज। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। सर, हम आगे बढ़ते हैं। हम अर्ली बेबी केयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब कॉर्ड को ड्राई रखना, स्किन टू स्किन कनेक्शन, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं आजकल तो, थैंक्स टू मीडिया और आप लोगों की तरह जो विजिलेंट मीडिया है वो अच्छी बातें उठाते हैं। तो उसका एक तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो जिसमें हम लोग जो कॉर्ड को तब तक नहीं काटा जाता तब तक वो पल्सेट करती है। तो बेबी से अगर सेपरेट भी हो जाए मदर से, तो भी अगर कॉर्ड पल्सेट कर रही तो थोड़ा रुका जाता है। तो वो 1-1.25 मिनट का जो पीरियड है उसमें माना जाता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो भी बच्चे तक चला जाता है। तो वो एक तो बेनिफिशियल है बेबी के लिए। दूसरा, जो आप कन्वेंशनल विजडम की बात कर रही थी, आप सोचें कि पुराने टाइम की जो दाइयाँ थी वो ये कहा करती थी कि अगर कॉर्ड पल्सेट होती थी, कहती थी अभी तो इसमें जीव है,
कॉर्ड में जीव है तो अभी रुको, आप काटो मत इसको। सो कॉर्ड नहीं काटने देती। माई मदर इज ऑल्सो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तो शी यूज्ड टू से कि जो पुरानी दाइयाँ थी वो कहती थी रुको, आप रुक जाओ, आप मत काटो अभी कॉर्ड को। तो दे यूज्ड टू वेट, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि इतने पुराने लोग और इतने बिल्कुल जिनको हम कहते हैं कि नहीं उनको ज्ञान कुछ या गाँव के लोग हैं, लेकिन उनमें समझ हुआ करती थी। तो यस, कॉर्ड को पल्सेशन का वेट करना चाहिए कि वो चली जाए, उसके बाद काटना चाहिए। तो आजकल मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिशियंस भी इसको फॉलो करने लगे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। दूसरी बात जो आपने कहा, इसको कहा जाता है जितना जल्दी हो सके, तो हम लोग तो इसको प्रैक्टिस करते हैं कि बेबी डिलीवर हुआ और ब्रेस्ट पे लगा देते हैं। तो इवन इन द ऑपरेशन थिएटर इटसेल्फ व्हाइल द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, बेबी के डिलीवर होते ही उसको ब्रेस्ट पे प्लेस करना, जितना जल्दी हो सके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मदर और बेबी के बीच में बन जाए, क्योंकि पहले 30 मिनट बच्चा हाइपर विजिलेंट स्टेज में होता है। तो वो हाइपर विजिलेंट स्टेज के अंदर उसका, वरना फिर वो थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट होकर सो जाता है, तो फिर वो सकलिंग नहीं करेगा। तो अगर आपको इनिशिएट करानी है और एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये होता है कि बेबी के बॉर्न होते ही आप उसको जितना जल्द हो सके, जैसे ही ड्राई हुआ और वो हुआ, इवन थोड़ा सा रैप किया और तुरंत से उसको मदर का ब्रेस्ट से कांटेक्ट में रख दिया उसको, तो उसमें रूटिंग रिफ्लेक्स भी उसका चेक हो जाता है, जहाँ वो स्वयं से ढूंढ लेता है कि कहाँ पे उसको सकल करना है। और वो मदर की बॉडी की हीट से बच्चा गर्म भी रहता है और बीमार भी नहीं होता है, ठंडा भी नहीं होता है, थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट में मिल जाता है। और मदर्स अगर इस तरह के कॉन्टैक्ट में रखें तो ऐसे बच्चों का एपनिया अर्थात सांस रोकना नहीं होता है, ऐसे बच्चे गर्म रहते हैं, ऐसे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोते कम है, इन्फेक्ट कम होते हैं और ग्रोथ चार्ट अच्छा, पैटर्न अच्छा हो जाता है उनका, जल्दी वेट गेन करते हैं। तो इसको फिर ये पाया गया कि इसको सिर्फ जरूरी नहीं प्री टर्म में भी प्रैक्टिस करें तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, बॉन्डिंग कॉज करती है पेरेंट्स में, बच्चों में। और उसका दूसरा एक पार्ट और ये एड ऑन किया गया कि फादर्स भी अगर ये प्रैक्टिस करें कैंगरू मदर केयर, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और आजकल सभी नर्सरीज में सब जगह ये प्रैक्टिस की जाती है और अर्ली डिस्चार्ज में भी ये मदद करती है। कि कई बार हम पाते हैं कि थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट ही अगर चैलेंज है, तो अगर पेरेंट्स को कैंगरू मदर केयर के बारे में समझाया जाए तो हॉस्पिटल बर्डन भी कम आता है, फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है और वो लोग जल्दी डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं अगर वो अच्छी कैंगरू मदर केयर कर रहे हो। तो ये वर्ड जो आया कैंगरू मदर केयर, तो कैंगरू जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीव होता है, आपने देखा उसकी थैली होती है, उसमें आगे बच्चे को रखता है। सो दिस इज़ अ वेरी, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ दी प्रोबेबली आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो करी गई है न्यूबॉर्न केयर के अंदर, क्योंकि ये इसमें 1 रुपया 1 पैसा आपका खर्च नहीं होता है और इसमें लाभ, इसके अनेक लाभ हैं इसके। फिर उसके बाद में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद में कॉर्ड पे कुछ लगाना नहीं चाहिए। तो एक लोगों को एक मिथ होता है, गाँव में अक्सर ये प्रैक्टिस होता था, वो कुछ भी लगाने लगते थे। हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में न्यूनेटल टेटनस बहुत होता था, लोग गोबर या कुछ लगा देते थे, तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि वो कॉर्ड पे जो क्लैंप लगा हुआ है प्लास्टिक का, वो लगा रहने दें, उससे कोई दर्द भी नहीं होता किसी प्रकार का। अमूमन पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि ये कुछ लगा हुआ है इसके कॉर्ड पे, तो वो तो जैसे आपके बालों में क्लिप लगा होता है ऐसे लगा होता है कि कॉर्ड पे कोई नर्व एंडिंग नहीं होती है। तो इसलिए अगर वो लगाए तो लगाए, 9 से 12 दिन के बीच में सेपरेट हो जाता है और जब सेपरेट भी हो जाए तो उस पर कोई घी तेल हल्दी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उससे सूखा रखें, कोई पाउडर ना लगाएं। तो ये सब बेसिक। और तीसरा एक बड़ी गलत प्रैक्टिस ये होती थी पुराने समय में, जो अब तो आजकल लोग समझदार हो गए तो नहीं करते, कि तुरंत नहलाते थे बच्चे को। तो तुरंत नहीं नहलाना है बच्चे को, थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन जो अगर कोई चीज़ है तो वो ठंड है, तापमान है। छोटे बच्चे का तापमान एकदम गिरता है, तो इसलिए आपने देखा होगा नर्सरीज जो होती है, जो न्यूनेटल केयर कॉट्स होते हैं, उनमें ऊपर वार्मर लगा होता है जो उसे गर्म रखता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा वार्म रहे, तो वो हीट ना लूज़ करे। तो उसके लिए उसको तुरंत रैप भी किया जाता है और उसको ये नहलाने की प्रैक्टिस बड़ी गलत है। पुराने समय में प्रैक्टिस होता था, तो अब तो कई लोग समझदार हैं, नहीं करते। दूसरा एक वर्निक्स करके एक सफ़ेद क्रीमी सब्सटेंस चीज़ जैसा उसकी बॉडी पे लगा होता है, तो ये भी लोग पहले बड़ा रगड़ रगड़ के उतारा करते थे, वो नहीं उतारना चाहिए। वो एक प्रकार से मान लें वो नेचर का एक तरह का मॉइस्चराइज़र है, बॉडी को प्रोवाइड किया गया है, तो उसको ना उतारें घिस घिस के। और वो कोलोनाइजेशन होता है बॉडी का, एक नेचुरल अच्छे फ्रेंडली बैक्टीरिया कोलोनाइज करते हैं, तो वो होने देना चाहिए। तो ज़्यादा रगड़ रगड़ के उसको वो सब चीज़ हटाना, वो सब गलत चीज़ें हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो अब वापस से नए डिलीवरी रूम्स, लेबर रूम्स, डिलीवरी सेंटर्स, डोमेस्टिलरी डिलीवरी पे भी ये सब अडॉप्ट किए जा रहे हैं। नई बर्थ अटेंडेंट्स को, डाइज को, नर्सेज को भी इस बारे में ट्रेन किया जा रहा है।
जी। सर हम बात कर रहे हैं स्किन टू स्किन कनेक्शन की, मदर के बेबी के साथ कनेक्शन की, क्योंकि बेबी वोम में था, मदर का कनेक्शन उससे बिल्ड हुआ ही है और पूरे टाइम वो मदर के साथ रहा है। लेकिन फादर किस तरह से वो कनेक्शन बिल्ड कर सकता तो है? फादर का तो मैंने कितनी बार बताया कि आत्मज है, तो आत्मा से ही पिता ही कंसीव करता है, पिता ही सोल को इन्वोक करता है, तो वो तो है ही कनेक्शन। लेकिन फादर का कनेक्शन बनाना, उसके लिए हम ये खूब कहते हैं, इस बात को खूब प्रमोट करते हैं कि फादर को स्किन टू स्किन केयर देना चाहिए, बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट डायरेक्ट में रखना चाहिए, अपना शर्ट बनियान सब हटा ले और सीधा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में बेबी को रखे, कम से कम 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को। तो एक तो क्या है, बेबी क्या होता है, माँ के पेट में 9 महीने था, तो माँ के हार्ट की आवाज़ उसने सुनी है, धड़कन सुनी है, तो वो धड़कन के पैटर्न से माँ को पहचानता है, तो इसलिए माँ की गोद में बच्चा हमेशा चुप हो जाता है रोता हुआ। लेकिन पिताजी को अक्सर शिकायत रहती है, इसलिए कि पिता से उसकी बॉन्डिंग नहीं हुई। तो अगर पिता उसको 15-20 मिनट सुबह शाम दोनों समय रखेगा, तो एक तो फादर को वो आइडेंटिफाई करना सीख जाता है हार्ट बीट से, बेबी फादर को भी गोद में चुप हो जाता है, फिर फादर को आइडेंटिफाई कर लेता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बीमार कम पड़ते हैं, बार बार क्राई नहीं करते, फ्रेटफुल नहीं होते, गैस कम बनती है इनके पेट में, कॉलिक कम होते हैं, ये सब स्टडीज़ हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी पाया गया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जब कोई फादर देता है तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन फादर को भी कार्डियक प्राइमिंग करता है, तो उसके भी न्यूरो वायरिंग करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में मदद करता है, और फादर की एंग्जाइटी लेवल्स को एक तरह से कामिंग या सूदिंग इफेक्ट कह सकते हैं, सूदिंग द नर्व्स। तो फादर को भी काफ़ी हद तक उनकी स्वयं की मेंटल हेल्थ और उनके स्वयं के इमोशनल अप डाउन और उसके लिए बहुत अच्छा, और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है बच्चे और पेरेंट के, फादर के बीच में। क्योंकि अक्सर ये फैक्ट है कि साइकोलॉजिकली फादर को कहीं पे लगता है मैं साइड लाइन किया गया हूँ, क्योंकि समवेयर प्रेगनेंसी बिकम्स एवरीथिंग अबाउट द मदर। तो मदर ही बीमार हुई है, मदर के पेट में बेबी आया है, मदर ने डिलीवर किया है, मदर ही फीड करा रही है, तो मेरा क्या रोल है? तो वो कई बार पजल्ड हो जाता है, और उसको लेके मैंने बताया भी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, डैडी ब्लूज, आजकल इन सब पे बात होती है। तो इसलिए फादर को अगर आपको अच्छा इन्वॉल्व करना है इसमें, तो फादर मस्ट गिव स्किन टू स्किन केयर टू द बेबी। जी। सर आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात की। मदर्स जो एक ऐसी सिचुएशन में है, एक वुमेन जो बर्थ दे रही है, प्री बर्थ कितनी सारी जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फेस करती है, ड्यूरिंग बर्थ भी फेस कर रही हैं और पोस्ट भी फेस कर रही हैं। तो ऐसे में वो इस एक ऐसी सिचुएशन उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में वो चली जाती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उस वक्त में एक फादर और फैमिली एज इन होल कैसे हेल्प कर सकती है उस मदर की? तो ये आपने बहुत 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 ही रिलेवेंट और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा। तो पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो कि हम सेंसिटाइज्ड होने चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल दे दूं, कोई बच्चा पढ़ाई दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, तो आज हम लोग सेंसिटाइज हैं कि हमको पता होता है कि अरे ये कोई ऐसी नेगेटिव बात ना करे, कल को इसका सिलेक्शन नहीं हो, रिजल्ट आया, हम कहते हैं ना कॉन्शियस हो जाओ, अगर बच्चे का नहीं हो तो उसको बुला लाओ, साथ लेके घूमने चले जाओ, उससे बात कर लो, उसका मन इधर उधर कर लो। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि बच्चे कोई ना कोई गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि आप सेंसिटाइज्ड हैं, आपको ये पता चल गया कि बच्चा अगर अकेला रह रहा है, कहीं पढ़ रहा है और उसका अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे अब ये नॉलेज भी लोगों में बढ़ रही है कि जो मदर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इवन फादर भी, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव हार्मोन्स का सर्ज फेस करती है। तो वो हार्मोन्स जब नीचे जाते हैं तो सडनली कई बार उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, पर्टिकुलरली डिप्रेशन उसमें आता है। और आप और स्ट्रेंज लगेगा आपको ये जान के कि शास्त्रों में माँ के लिए 2 शब्द और लिए गए योगिनी के अंदर, गर्भभक्षा और शिशुघ्ना, जिसका अर्थ होता है शिशु को मार डालने वाली और गर्भ को खा जाने वाली। तो ये बड़े स्ट्रेंज वर्ड्स हैं, और इनको जब मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की लाइट में पढ़ा तब मेरे समझ में आया। आपने कई बार ये खबर सुनी होगी कि कोई मदर जिसका बेबी बॉर्न हुआ, उसने 4 महीने का बच्चा था, 4 दिन का बच्चा था, किसी ने फेंक दिया, किसी ने उसको ऊपर से फेंक दिया, ऐसा आता है ना, कई बार खबर आती है, ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोग एज अ सोसाइटी इस बात को रिकग्नाइज अभी करने में पीछे हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत रियल चीज़ है, अपने आप में उसके बड़े प्रभाव हैं, हमको उसके लिए सचेत होना चाहिए। और दूसरा, हमको ये जानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, तो मैं आपको बुखार के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकता, वो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है। उसी प्रकार से अगर किसी को डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो उसकी बॉडी इस तरह रेस्पॉन्ड कर रही है हार्मोनल उसमें। तो इस प्रकार से बहुत सी मदर्स को लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ बॉन्डिंग, ये बड़ा कॉमन है। मेरे से मदर्स ने शेयर किया हुआ है चीज़ कि हमको बेबी से कोई मतलब लगता था बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमको अब उसकी तरफ इच्छा ही नहीं होती देखने की, या हम उसको गोद में लेना ही नहीं चाहते, या हमको उसकी तरफ ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है। बड़ी कॉमन बातें हैं। तो अगर वो इस तरह की कोई बात की
चर्चा करती है तो हमको अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये तो तुम बड़ा गलत सोच रही हो, अरे तुम कैसी बात कर रही हो, ये नहीं है। हमको ये इमिडिएटली पता करना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि ये साइंस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, और हमको उसको जो राइट थेरेपी हो सकती है प्लस मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड एज वेल एज उसका केयर टेकिंग करना, उसका बर्डन ईज करना, उसको 24 आवर विजिलेंस क्रिएट करना, ये सब हमको पता होना चाहिए। और ऐसा ही फादर्स भी कई बार शो करते हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको हम एज अ सोसाइटी जब सेंसिटाइज होंगे तो हम पिकअप करेंगे, और हम पिकअप करेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमको उसमें अरे ये गलत है, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, या जैसे आजकल का मीडिया तो सेंसेशनलाइज कर देता है कि उठा के अपने बच्चे को फेंक दिया, कैसी हत्यारी माँ थी, और देखते ना आप इस तरह की टीवी पे टैगलाइन चलती हैं, वो बड़ी गलत है। हमको उसके डेप्थ में जाना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये सब चीज़ें रियल हैं और इनके साइंस होते हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रियल है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन रियल चीज़ है, फादर में भी मदर में भी, और उसके लिए फैमिली भी सेंसिटाइज्ड होनी चाहिए। एक ग्रुप स्पेशलाइज्ड होते हैं, डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनको इसको हैंडल करना चाहिए, और हमको उसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये सब बड़ी फैक्चुअल बातें हो रही है। इसमें प्रीनेटल क्लासेस एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमने पाया कि जो प्रीनेटल क्लासेस में बॉन्डिंग हो जाती है मदर्स की आपस में, वो बड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती है उनके लिए। और प्लस चूँकि ये चीज़ें वो सेंसिटाइज्ड होती हैं तो वो खुद पिक कर लेती हैं कि नहीं शायद मेरे को उस तरह का कुछ हो रहा है, तो दे लुक फॉर हेल्प एक्चुअली। वरना अगर आपको ये पता ही नहीं होगा आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास ही क्यों जाएंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और इसके लिए कई बार वो कहती है हमें इच्छा ही नहीं होती कि हम बॉन्डेड नहीं फील करते, तो वो उसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी बहुत बेनिफिशियल है। बट ये जो आपने बात कही ये भी बिल्कुल सही है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के प्रति हमें विजिलेंट होना चाहिए। जी सर, आजकल जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि फैमिली, जैसे आपने भी कहा कि ऐसा क्यों ये थॉट आ रहा है, बेबी को लेके कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे टाइम पर भी बच्चे होते थे, लेकिन तब तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी कि ये डिप्रेशन हो रहा है या ये फीलिंग आ रही है। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि अभी क्या ये मॉडर्न ये चीज़ है या फिर ये एंशिएंट टाइम से ये चीज़ होती आ रही है, क्योंकि टॉपिक हमारा वो है। दिस इज आपने बिल्कुल जैसे नब्ज पकड़ ली ना। तो अब आप पाओ अपन देखते हैं ना कितना कॉमन चीज़ देखते हैं, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया, कॉमन चीज़ है ना। इसका एक हाइपोथेसिस है मेरा, गलत भी हो सकता है, लेटर ऑन तो साइंस लोग रिसर्च करेंगे तब पाएंगे। हम लोग एक तरह की सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन में जीते हैं, सुनामी, और हम लोगों के पास सब कुछ है लेकिन स्वयं के लिए ही समय नहीं है। और सबके लिए समय है, स्वयं माने खुद के लिए। हम अपने आप से ना कोई सेल्फ टॉक करते हैं, ना मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे मित्र कौन है, मेरे हितैषी कौन है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। इस तरह की मुझे नहीं लगता कि आजकल अब टॉक्स कोई करता है। आप इतना ज़्यादा सो कॉल्ड मीडिया की बाढ़ है, सोशल मीडिया की बाढ़ है, तो उसमें आप इन्वॉल्व हैं, आप टोटल इवन ऐसा मैं कोई इससे बाहर नहीं हूँ, मैं भी इस समुंदर में रहता हूँ, तो मेरे को भी टोकना पड़ता है बच्चों को कई बार कि भाई आप ये जो कचरा जो आ रहा है, आपके कॉन्स्टेंट इनपुट आ रहा है कचरे का, और वो रील्स और ये सब जो आ रहा है, तो आप सोचेंगे आपका ब्रेन कितना हाईली स्टिमुलेटेड रहता है। कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कोई और व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं इसकी तो आपको खबर ही नहीं है। अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मैं कल ट्रेन में आ रहा था, मैं देख रहा था एक छोटी 3 साल की बच्ची, कांस्टेंट, शायद 4 घंटे की जर्नी थी, और 4 घंटे के अंदर तो माँ और बच्ची बैठ के नॉन स्टॉप रील्स देख रहे थे। वो रील्स का कोई सिर पैर नहीं था, कुछ भी सिर पैर नहीं था उनका, नॉन स्टॉप उसको 4 घंटे उन्होंने देखा, 4 घंटे तक। तो ब्रेन तो ड्रेन हो रहा है ना आपका, और ब्रेन के स्टिमुलस भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हम लोग इतना एक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के बर्डन में जी रहे हैं कि हम लोग जो रियल थिंग्स थी, जैसे रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिटिंग साइलेंटली, जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, कुछ भी नहीं करना, 2 जने बैठे हैं बात कर रहे हैं। आज आप देख लो, आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप सड़क पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, 4 जने रेस्टोरेंट में या 6 जने, एक फैमिली बैठी है, 6 जने 6 के 6 मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं। 6 के पास ये मेरे बच्चे आते हैं ना मिलने के लिए, तो कई बार जब टीवी लगाते हैं, फ़ोन लेके बैठते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम आपस में लड़ दो, झगड़ा करो, एक दूसरे को मारो पीटो, उससे मेरे को परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम अगर 4 बच्चे बैठे हो और चारों अगर तुम्हें मोबाइल ही देखना, तुम यहाँ आए ही क्यों? तुम अपने अपने घर बैठ के मोबाइल देखते रहते। सो हमको एज अ सोसाइटी, हमको एज पेरेंट, हमको एज फैमिली एंड फ्रेंड्स कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को चैलेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाजार नाम की जो चीज़ है वो आपके घर नहीं है, वो आपके दिमाग, आपके बिल्कुल अंदर तक घुस चुकी है। तो उसको आपको कहीं तो थ्रो आउट करना ही पड़ेगा। सो उसका एक बड़ा कारण मेरे ख्याल से कहीं पे ये है कि जो कनेक्ट, लॉस ऑफ कनेक्ट जिसको कहते हैं, हम सबसे कनेक्टेड हैं
लेकिन हम स्वयं से कनेक्ट खो गए हैं। तो हमें स्वयं से कनेक्ट वापस प्राप्त करना है। कुल मिला के बात ये। जी सर, हम बात कर रहे हैं जैसे कनेक्शन की, मदरली कनेक्शन या फादर का जो कनेक्शन है बेबी के साथ कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए। तो सर, आजकल वेस्टर्न कल्चर में भी ये देखा जा रहा है कि, या फिर जनरली हमने देखा गया इंडिया में भी आजकल लोग पालना लेकर आते हैं जहाँ पर बच्चों को अलग से लिटाया जाता है, उन्हें सुलाया जाता है और बस उन्हें थोड़ा सा खाना पीना खिलाकर उन्हें झूला झुला दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, और पेरेंट्स और फादर और मदर जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं, एक डिफरेंट बच्चे को इन्वायरमेंट दे दिया है। तो क्या ये सही है, बेबी को अपने टच से दूर रखना, अपने ऑरा से दूर रखना? इतनी नेगेटिव प्रैक्टिस है। और जो ऐसा कि मैंने बताया वो इलेक्ट्रॉनिक बॉम्बार्डमेंट, तो आप कोई भी तो टीवी का ऐड देख लो, कोई भी सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवी देख लो, आप ये पाओगे कि उसके अंदर पालना दिखाएंगे और पालना लाया जा रहा है और पालने बच्चे को रखा जा रहा है। ये सबसे ऐसी प्रैक्टिस है जिसका स्ट्रॉन्ग मैं अपोनेंट हूँ, मना करता हूँ, विरोध करता हूँ। क्योंकि पुराने टाइम में जो कॉन्सेप्ट था उसकी जगह ये पाया गया, जहाँ भी वेस्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, कि देयर समथिंग कॉल्ड एज कॉट डेथ, अर्थात सडन इन्फेंटाइल डेथ सिंड्रोम। रात को आपने बच्चे को पालने में सुलाया, सुबह बच्चा डेड मिला, ये वहाँ बड़ा कॉमन है। तो उनके समझ नहीं आएगी क्यों होता है। फिर उसके बहुत से कारण ढूंढे। एक कारण था रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, फिर सडन एपनिया हो गया, लैरिंगोस्पाज्म हो गया, बहुत से कारण निकले। लेकिन बड़ी स्ट्रेंज प्रैक्टिस ये पाई गई कि ऐसे कबीले जो बच्चों को साथ सुलाते हैं, उनके बच्चों में कभी ये नहीं हुआ। फिर उन्होंने एज अ कल्चर ये पाया कि जो इंडियन सोसाइटी है वो बच्चों को साथ सुलाती है। तो उन्होंने कहा इंडियंस में एक कॉट डेथ है। इनफैक्ट इंडिया में कॉट डेथ इतनी कॉमन है ही नहीं, होती नहीं, कॉट डेथ नहीं देखी मैंने भी, इतना प्रैक्टिस हो गया सालों के। तो उसमें उन्होंने कहा, तो जो कॉन्सेप्ट आया था वो पहले आया था रूमिंग इन का, अर्थात सेम रूम में रख लो बच्चे को। लेकिन फिर जो कॉन्सेप्ट आया वो आया बेडिंग इन, बच्चा उसी बिस्तर पे सोएगा जिस पे माँ बाप सोते हैं। तो मैं भी जब डिस्चार्ज करता हूँ पेशेंट्स को तो उनको यही समझाता हूँ कि आप घर में जिस बिस्तर पे सोएंगे उसी पे बेबी सोएगा। उसके बहुत से कारण हैं। एक, बच्चे को वार्मथ मिलती रहती है। दूसरा, मदर फादर साथ होते हैं, उनकी वॉइस वो सुनता रहता है। तीसरा, बच्चे में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न है, जो एपनिया कॉज करता है, अर्थात जो हम सांस लेते हैं उसका जो न्यूरल पैटर्न होता है, वायरिंग जो होती है वो कई बार कच्ची होती है, तो बच्चा सांस लेना भूल जाता है। तो अगर वो ह्यूमन वॉइस सुन रहा है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट में है, ह्यूमन बॉडी साथ में है और वार्मथ मिल रही है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए सेम बेड पे सुलाना उसको, बच्चे को, बहुत ज़रूरी है। और ये पालने का कॉन्सेप्ट भले ही आपने फिल्मों से देखा हो, भले ही एडवर्टाइजमेंट से देखा हो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो वेस्ट तो पहले उनके लिए तो क्या है, इंडिविजुअल सब कुछ मैटर करता है, कुछ और चीज़ है नहीं उनके लिए। उनकी ईज़ ऑफ लिविंग, उनकी शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो उनका लॉजिक कहता नहीं, इससे क्या बच्चा सेल्फ सूथ करता है, लेट द बेबी क्राई, और इस तरह के मैंने भी सुने हुए सब चीज़ें। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ना इसको प्रमोट करता हूँ, ये गलत है। बेबी सेल्फ सूथ कर लेगा और वो खुद रो के चुप हो जाएगा, ये सब गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे तो सब बच्चा रोता था, आज भी रोता है, तो अगर कोई हो तो एकदम से डांट लगा देता है, रोई जा रहा है और तुम उसको चुप नहीं करा रहे हो। सो द बेबी हैज़ टू स्लीप ऑन द सेम बेड जिस पे वो सोए। और बच्चा सेल्फ सूदिंग धीरे धीरे सीखता है। और सेल्फ सूदिंग तो तब आएगी ना जब वो एम्पैथी सीखेगा, और एम्पैथी जब उसको कोई उठाता है, गले लगाता है, गोद में झुलाता है, तो उसी से तो एम्पैथी आती है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं वेस्टर्नर्स की, मैं इसमें बिलीव करता नहीं हूँ। अलग नहीं सुलाना चाहिए, बच्चों के लिए थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है। बेबी शुड स्लीप, पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न, छोटा बच्चा जो होता है, वो कोई अलग से पालने बाउंसी इसमें नहीं सोना चाहिए। बेबी हैज़ टू स्लीप ऑन द सेम बेड ऑन विच मदर एंड फादर सोते हैं, उसी पे। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे से आपने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एंड में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर हम ब्रॉड में समझें कि एक न्यू बॉर्न के लिए, उसकी केयर करने के लिए मदर को, फादर को, पेरेंट्स को, एक ऑल इन वन होल फैमिली को क्या कुछ चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए जिससे एक बेटर जो है, एक पावरफुल नर्चरिंग जो है बच्चे की हो पाए? तो पहले तो मैं इसको वन लाइन में कंप्रेस कर देता हूँ ताकि सबको याद रहेगा, फिर मैं ब्रॉडली इसको एलेबरेट करके बता दूंगा। तो वन लाइन, बच्चे को अच्छा पालने के लिए सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक माँ का दूध और दूसरा माँ बाप का प्यार। तो माँ का दूध तो हम समझ ही गए, तेरे बात करी, ब्रेस्ट फीडिंग आइडियल फीडिंग है बच्चे के लिए। और माँ बाप का प्यार का अर्थ ये नहीं होता कि हम कोई महंगा खिलौना खरीद के लाएं, कोई महंगा पालना या कोई महंगी गिफ्ट। माँ बाप का प्यार मीन्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। संसार में जितने भी जीव हैं वो अपने बच्चों को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देते हैं, इसको हडलिंग कहा जाता है, साथ रखते हैं। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आप देंगे तो बच्चे को कई मायनों में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो उसका अपलिफ्टमेंट है वो कॉज करते हैं। आप अगर न्यूआंसेस पे आए, एलैबोरेट करें, तो सबसे पहला मैंने आपको
बताया कि ह्यूमन मिल्क शुड नॉट बी सप्लीमेंटेड, माँ का दूध पिलाएं, माँ के साथ रखें, अलग नहीं रखें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग क्या आजकल ये बच्चे को साफ़ करने के लिए बेबी वाइप्स यूज़ करते हैं, सब में यूजुअली केमिकल आता है और अल्कोहल होता है, वो पूरा स्किन को हार्डन करता है, वो करता है। सिर्फ कॉटन और पानी से साफ़ करना चाहिए। तो एक तो उससे नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होती है बॉडी की, और दूसरा कॉटन और पानी से कोई रैश रिएक्शन नहीं होता है। एक 24 घंटे लोग आजकल डायपर पहना देते हैं, तो 24 आवर्स नहीं, चलिए नाइट टाइम डायपर इज़ ओके, बट डे टाइम में आपको जो पुराना देसी कपड़े का पुतला होता था वो बेस्ट होता है। एक उससे हवा आती जाती रहती है, एयर ही रहता है, यूरिन अमोनिकल डिग्रेडेशन नहीं होता है, रैश नहीं होता है, नीचे डायपर रैश नहीं होता है, चमड़ी जलती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उससे बच जाता है बच्चा। और प्लस बच्चे को पता चलता रहता है वो वेट हुआ है, तो वेट वाली सेंस आती रहती है। तो जो नॉर्मल नेचुरल डायपर्स जो हमारे टाइम यूज़ किए जाते थे कपड़े के, क्लॉथ मेड, वो यूज़ करने चाहिए। किसी तरह का कोई पाउडर बच्चे के नहीं लगाना चाहिए, कितना ही महंगा, कितना ही ब्रांडेड क्यों ना हो, क्योंकि पाउडर्स कैंसरस होते हैं, ये प्रूवन है स्टडीज़। और इंटरनेट जनरेशन है, खोले देखे कौन सी कंपनी क्या, किसका कितना कैंसर, सब कहानी उसमें लिखी हुई है। इनहेल भी हो जाते हैं तो निमोनाइटिस कॉज करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। पाउडर्स किसी भी तरह नहीं। मैं कई बार ये भी कहता हूँ बात कि एक बच्चे में से खुशबू आए, ये एक सनक है इंसान की, ये सनक है। बच्चे की एक नेचुरल स्मेल होती है, वो आती है उसके अंदर से, आपको ज़बरदस्ती उसके अंदर, बिल्ली तो चाटती है बच्चों को, अगर वो खुशबू करती तो कभी चाटती ही ना, जबकि उसके चाटने का बच्चे के ऊपर प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, वो सारा इन्फेक्शन ले लेती है, उसका सलाइवा से उसके सारा इन्फेक्शन हटा देती है वो। सो हमको ये समझना है कि ये खुशबू के लिए आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो केमिकल होगी, और केमिकल बच्चे को डैमेज करेगा, तो वो नहीं करना है। फिर नहलाने के लिए हम हमेशा कहते हैं 15 डेज डिलेड बेथिंग। थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हल्के गीले कपड़े से स्पॉन्जिंग जिसको कहते हैं वो सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज बेद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे एकदम ठंडे हो जाते हैं, सांस रोक लेते हैं। सो बेदिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 15 डेज। फिर बेबी केयर मदर को करनी चाहिए। एक आजकल ये नया ट्रेंड और आ गया है, ठीक है, बिकॉज धन है, उपलब्धता है, विपुलता है, संसाधन है, तो मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ कि हो सकता है किसी दिन ऐसा समय आ जाए कि लोग घर में भी कि भाई अमुक हमारे इनको भी प्यार करने के लिए हमने एक व्यक्ति रख दिया है, इस तरह हम बच्चे को प्यार करने के लिए नैनी रख देते। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे को हमें प्यार करना है, हमारा बच्चा है, बेबी की बॉन्डिंग उनसे ही होती है। और मैं उसका दूसरा एक्सट्रीम भी उनको बताता हूँ कि अगर आप आज बच्चे से बॉन्ड नहीं हो रहे, जब बच्चा रियल टाइम है बॉन्ड करने का, तो फिर जब आपका वृद्धावस्था आएगी तब आप अस्पताल में लेटे होंगे और तब आप कहेंगे हमारा बच्चा तो हमसे मिलने ही नहीं आता, हम तो आईसीयू में। अरे तो जब उसको बॉन्ड करना था, जब आपको अपने बच्चे को छूना था, स्पर्श देना था, वो आपने किया नहीं, तब आप नैनी ले आए थे। अब वो नैनी को बुला लीजिए अपने लिए भी, क्योंकि आपकी बच्चे से कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। तो ये फंडामेंटल्स हैं साइंस के, जिसको आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं। फिर मदर बेबी केयर स्वयं करें, जितना बेबी केयर मदर स्वयं करती है, क्योंकि अब वो यहाँ तक हो गया ट्रेंड कि हमने अमुक नैनी को बुलाया और अमुक सेलिब्रिटी की नैनी है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आपको बेबी केयर स्वयं करनी है जितना, क्योंकि ये लॉस्ट आर्ट है, मदरहुड इज़ लॉस्ट आर्ट, जिसको रीडिस्कवर करना है। देन कॉर्ड पे कुछ नहीं लगाना है, 9 से 12 दिन में अपने आप हट जाती है, कोई घी तेल कुछ ना लगाएं उस पर। और मसाज के लिए नेचुरल ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। नेचुरल ऑयल का अर्थ होता है वेजिटेबल ऑयल, वैसे तो सबसे अच्छे कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल होते हैं, लेकिन वेजिटेबल डेरिवेटिव जो होते हैं, तो मैं उनको बड़ा सिंपल सिद्धांत ही कहता हूँ कि अगर रोटी पे लगा के खा सकते हो तो बच्चे के लगा सकते हो, क्योंकि वो कितना ही ब्रांडेड और कितना ही महंगा कोई आप चीज़ ले आए। मैं आपको ये बता दूं, बेबी ऑयल के नाम पे जो भी कचरा बाजार में मिलता है वो एक्चुअल में ग्रीस होता है, जो कि बैटरी पे लगाया जाता है। वो सुगंधित होता है, इसलिए आप उसको रगड़ रगड़ अपने बच्चे पे लगाते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। नेचुरल ऑयल्स, नारियल का तेल, जैतून का तेल, ये फार बेटर है। कल्चरली कुछ लोग घी की मालिश करते हैं, वो भी ठीक है जहाँ पे बहुत गहरी ठंड हो तो, और बट अदर ऑयल्स जो होते हैं उनमें कई बार एलर्जन रहता है टेंडेंसी, जैसे मस्टर्ड का हो, तिल का बहुत लोग यूज़ करते हैं। कल्चरली अगर एक्सेप्टेबल है तो अभ्यंग, तो आयुर्वेद में पूरी एक धारा है जो इसके बारे में बात करती है। तो बट नेचुरल ऑयल्स जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं वो सेफ़ है बेबी के लिए। और मालिश माँ करे, क्योंकि बॉन्डिंग माँ की होती है उससे। तो ये बहुत बेसिक्स। और किसी भी स्टेज पे कोई बॉटल फीडिंग बच्चे को ना कराएं, अलग से ना सुलाएं बच्चे को। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें। और अपना मिल्क दें उसको, सप्लीमेंट ना करें मिल्क को। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और क्यों नहीं हो पाती कि ये बाकी परिवार के लिए एक मैसेज है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फील करते हैं, कोई दाई, कोई नानी, कोई मासी, कोई बुआ आके फीडिंग मदर को, तेरे तो दूध आ ही नहीं रहा, ये बोल के चली जाती है।
और ये आपने बोल दिया और जेन्युइनली उस मदर के दूध आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरह से वायर्ड है कि अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आए तो हम डर के मारे, हमारे अंदर अगर कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है तो वो चीज़ रुक जाती है, तो वो ब्रेन डेफिनेटली सप्रेस कर देता है मिल्किंग को। तो इसलिए उल्टा हम उनको कहते हैं आप इसको सपोर्ट करें, आप इससे कहें नहीं बेटा अच्छा मिल्किंग, बच्चा यूरिनेशन आउटपुट अच्छा है उसका, तो तुम इसको लगाओ, बार बार आ रहा है दूध, कोई दिक्कत नहीं, तुम फिर लगाओ। तो वो इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है। और जहाँ कोई डिनाई करता है या जहाँ कोई इसको रिजेक्ट करता है, जहाँ कोई क्रिटिसाइज करता है, वहाँ पे नहीं हो पाता। तो ये सब बड़ी फंडामेंटल बेसिक सी बातें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस की जानी चाहिए। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू मदर्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद आपके सब दर्शकों को भी। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।